नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किडनी के बारे में। खास तौर से जब किडनी की हालत खराब हो जाती है, किडनी फेल्योर स्थिति में पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में आयुर्वेद किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन जी से, जो कि हिम्स हॉस्पिटल पुणे में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही वे ऑनलाइन परामर्श भी अपने मरीजों को प्रदान करते हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभिषेक जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किडनी फेलियर के लक्षण किस तरह से देखे जाते हैं। खासतौर से कहा जाता है कि अगर आपका क्रेटिनिन अगर गड़बड़ होता है तो वो एक पहचान का पैरामीटर माना जाता है। आप किस दृष्टि से देखते हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताएं। हाँ जी, रविंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने ये। देखिए, क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो साधारणतः लोगों को ये एक लगता है कि भाई मेरी किडनी में खराबी आ गई है, इसलिए मेरा क्रिएटिनिन का स्तर जो है ब्लड में, रक्त में बढ़ता जा रहा है। लेकिन केवल यही एक आपका मापदंड नहीं है, यही केवल पैरामीटर नहीं है कि आपको किडनी की बीमारियां हैं। उसके साथ दूसरे भी जो लक्षण होते हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यदि आपको किडनी की समस्या है तो आपके पैरों में सूजन आना शुरू हो जाएगी, आपको सांस लेने की तकलीफ, छाती में भारीपन लगना, ब्रेथलेसनेस, ये भी लक्षण आपको उत्पन्न होंगे। साथ में आपका जो पेशाब है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके जो यूरिन में क्रेटिनिन के अलावा एल्ब्यूमिन भी, जो प्रोटीन है, वो भी पास होने शुरू हो जाएगा। और आपके जो शरीर का वजन है वो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आपके शरीर में जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ की मात्रा है आपके शरीर में बढ़ सकती है। तो सामान्यतः किडनी के मरीजों में ये समस्याएं देखने को हमको मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि क्रिएटिनिन बढ़ने के अलावा और क्रिएटिनिन की जांच के अलावा भी ऐसे कोई मानदंड या जांचें हैं जिससे पता चल सके कि आपको किडनी जो है आपकी खराबी की ओर जा रही है। जी, रविंद्र जी, क्रेटिनिन बढ़ना एक लक्षण है, वो उस दिशा में इशारा करता है कि आपकी किडनी में कुछ समस्या शुरू हो रही है। लेकिन उसके अलावा एक पैरामीटर ये भी होता है कि जिसे हम जीएफआर के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जीएफआर जो है ये बताता है कि आपकी जो दोनों किडनियां हैं उसमें कौन सी किडनी कितने प्रतिशत आपको फिल्ट्रेशन दे रही है। दोनों का मिलाकर के आपका टोटल जो है, कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत आपके किडनियों से जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो एक क्रेटिनिन के अलावा भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जीएफआर है, वो एक महत्वपूर्ण निर्देशक है कि हाँ, अब आपकी किडनी में समस्या आनी शुरू हो गई है। और एक हमारे यहाँ एक रेडियो डायग्नोस्टिक पद्धति कही जाती है लोगों में कि डीटीपीए स्कैन के नाम से एक ये पद्धति आती है, जिसमें कि आपकी जो किडनी है उसका विस्तार से आपकी किडनी की जांच की जा सकती है। जैसे कि उसमें दोनों किडनियों की तुलना की जा सकती है, दोनों किडनियों का साइज कितना है, दोनों किडनियों में कितने प्रतिशत फिल्ट्रेशन हो रहा है, दोनों किडनियों का फिल्ट्रेशन मिला करके क्या वह 100% है या उससे कम हो रहा है। और उसमें आपको और भी जो बहुत सारी बातें हैं, जो एक स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि हाँ, आपकी कौन सी किडनी कितनी मात्रा में आपको काम कर पा रही है या खराब हो गई है। तो जी डॉक्टर साहब, अब इसके बाद बात आती है कि सपोज एलोपैथिक इलाजों में या जांचों के बाद आपको ये पता चलता है कि किडनी अब आपकी फेलियर की स्थिति में है और अब या तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या फिर आपको लगातार आपके जो दूसरे उपाय हैं
फिल्ट्रेशन वाले वो करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद क्या कहता है? अ, देखिए सोनी जी, अ, ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि डॉक्टर्स जब आपकी किडनी एक स्तर तक खराब हो जाती है और काम करना बहुत कम कर देती है, तो डायलिसिस का एक उनके पास पर्याय होता है, एक ऑप्शन होता है डायलिसिस का। और कुछ वर्षों तक डायलिसिस करने के बाद भी जब किडनी की स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है, तो उसके बाद डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं। और वो अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति, अपने जो ब्लड रिलेशंस में जो भी हो, जिसका आपका डीएनए जिससे अच्छे अधिक से अधिक मैच करे, उसकी किडनी जो है वो लेने की सलाह देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ट्रांसप्लांट से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनके कारण बहुत ज़्यादा शरीर के प्रति जो है वो नुकसानदायक सिद्ध होता है और वो बहुत क्षति पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद बात आती है कि सपोज किसी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है, तो इसमें अक्सर कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस सामने आते हैं। तो ये किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो जैसे कि उदाहरण है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, तो उसके बाद क्या होता है कि देखिए क्या होता है, एक साधारण भाषा में जैसे हम कहें कि आपका कोई सौतेला भाई, सौतेला बहन या जो भी है, तो उसका व्यवहार आपके प्रति ऐसा नहीं रहेगा जो आपके किसी सगे संबंधी का रहेगा। तो उसी प्रकार ये जो अंग है, ये भी जो है दूसरे के शरीर से निकल के आया है और उसे आपके शरीर में लगा दिया गया है या उसको इम्प्लांट कर दिया गया है। अब चूंकि ये किसी और व्यक्ति या किसी और शरीर से आया है, तो इसको जो है वो एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है और इसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शंस होने लगते हैं, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बॉडी अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट कार्य करने लगती है, क्योंकि वो उसको एज एन एंटीजन यानी अपनी एंटीजन की तरह मानती है और उसके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देती है, जो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जब इम्यून रिएक्शंस होता है, तो शरीर में कई तरह के उपद्रव होने लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें शरीर में आने लगती हैं। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें जैसे कि खून में खराबी आना, क्लॉट्स बनना, रुकावट हो जाना और किडनी के फंक्शन में गिरावट आते रहना तेजी से, क्योंकि वो किडनी जो है वो ऑटो इम्यून का शिकार होकर के वो उसको जो है वो ऑटोफेजी की तरह खा लिया जाता है। तो इस प्रकार से और भी दिक्कतें आती है, इस तरह से कि बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि इस इम्यून रिएक्शन को रोकने के लिए स्टीरॉइड्स यानी इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स यूज करने के कारण आपकी जो प्राकृतिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल कम होने लगती है। आपके हीमोग्लोबिन में कमी आती है, प्लेटलेट्स के स्तर में कमी आती है, जिससे कि हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो इस तरह से अनेक तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में और समस्याएं होने लगती हैं। अब इम्यून जो आपका सिस्टम कमजोर होता है, तो आपको दूसरे इन्फेक्शंस भी घेर सकते हैं, और दूसरे इन्फेक्शंस जब आपको घेरते हैं तो और आपकी जो है शरीर में और परेशानियां और दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके बाद अब जानेंगे कि अगर व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट करा लिया है और इस तरह की, जिस तरह की आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, वो आ रही हैं उसको, तो उस स्थिति में आयुर्वेद किडनी को बेहतर करने में या किडनी को बचाने में किस तरह से मदद कर सकता है? जी,
देखिए, आयुर्वेद में अभी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है इस क्षेत्र में। तो जो आचार्य मनीष जी हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर हैं, तो इनका जो है इस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। और जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने जो हमारे बताया है कि एक थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। तो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ये होती है कि जिसमें आपके शरीर को 42 डिग्री टेम्परेचर पर आपके पानी के टब में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक गर्दन तक लिटाया जाता है, जिससे इसमें 2 लाभ होते हैं। जो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी है, इसमें 2 लाभ इस प्रकार से है। पहला तो ये कि आपको जो नेचुरल स्वेटिंग या पसीना निकलवा करके जो शरीर के आपके जो विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स बन गए हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य होता है। और वहीं दूसरी तरफ हार्मोनल एक्टिवेशन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिवेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के थ्रू एड्रेनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो करके और वेजोडाइलेशंस हो करके हम आपकी किडनी को दोबारा जो है एक्टिवेट करना या उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बात रही हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी की। तो इसमें जिस तरह से टॉक्सिन्स रिमूवल यानी कि विषाक्त पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, और दूसरी तरफ किडनी को सक्रिय किया जाता है, जो कि निष्क्रिय होती है, तो उसको सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है। वहीं दूसरी ओर आचार्य मनीष जी, जो कि हमारे आचार्य हैं आयुर्वेद के, और उन्होंने जो औषधियां आयुर्वेद में बताई हैं, जो उनके शुद्धि और जीना सीखो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे जो हॉस्पिटल्स में हम जब पेशेंट को देखते हैं तो हम हॉट वाटर इमर्शन के साथ इन आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग करते हैं। उन्हें डाइट के बारे में भी, किडनी के डाइट जो होती है उसके बारे में विस्तार से समझाया जाता है। और इस प्रकार जो है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी दोनों जब मिलकर कार्य करते हैं, तो किडनी की जो स्थिति है उसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है किडनी की स्थिति में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रोगियों को लाभ हुआ है। बहुत सारे लोगों का जो पैरों की सूजन या और भी कोई शारीरिक जो उनको तकलीफ थी या परेशानी थी, साथ में कुछ स्तर तक क्रेटिनिन का लेवल भी जो है कम हुआ है, फिल्ट्रेशन जो है जीएफआर बढ़ा है। इस तरह से हमने सुधार देखा है। और बहुत सारे लोग जो है देश भर में इस पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि जब किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है और किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इसमें जो आपने हॉट वाटर थेरेपी के बारे में बात की, कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बात की, जिससे कि आपने कहा कि काफ़ी अच्छे परिणाम मरीजों को मिल रहे हैं और काफ़ी हद तक जो किडनी है उसके फंक्शन में वृद्धि हो रही है और वो बेहतर हो रही है। दर्शकों, इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि किडनी से जुड़े हुए आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, तो आप डॉक्टर साहब का जो नीचे नंबर दिए गए हैं उसमें आप बात कर सकते हैं और उनसे और अधिक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।